हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है बाल विकास। ठीक है, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहता हूं। ठीक है, इस विषय के ऊपर दोस्तों मैं कुछ वीडियो बना चुका हूं, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो अक्सर ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 नंबर में। ठीक है, तो उसी प्रश्न में दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, बाल विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जो प्रश्न पूछ रहा है कि जो बाल विकास का अध्ययन है किस शाखा में किया जाता है उसका नाम पूछा है, तो दोस्तों वह बाल मनोविज्ञान। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखेंगे। प्रश्न में क्या पूछा है कि बाल विकास की कोई एक परिभाषा लिखिए। जो बाल विकास है उसकी एक परिभाषा पूछा है, तो इसमें क्रो एंड क्रो के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान वो वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन, मतलब किसी भी व्यक्ति के विकास का अध्ययन, गर्भ का मतलब कि जो माँ के गर्भ में होता है वहीं से वो प्रारंभ होता है। ठीक है, वहीं से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ठीक है, इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, बाल विकास की परिभाषा है। अब नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे। इसमें क्या पूछा है कि बाल मनोविज्ञान की जीवन में क्या उपयोगिता है। जो बाल मनोविज्ञान है उसकी एक बालक के जीवन में क्या उपयोगिता है, तो देख लेते हैं उत्तर। बालक के जीवन को सुखी व समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। मतलब कि एक जो बालक है उसके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए बाल मनोविज्ञान का योगदान एक प्रशंसनीय कार्य है। ठीक है, तो इसीलिए बाल मनोविज्ञान के जो कार्य है वो बालक के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, मानव की किस प्रकार की समस्याएं बाल विकास के क्षेत्र से संबंधित है। मतलब पूछ रहा है कि मानव की किस प्रकार की जो समस्या है वो बाल विकास के क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इसमें उत्तर हम देख लेते हैं। बाल विकास के क्षेत्र से मानव की गर्भावस्था से, ठीक है, मतलब कि इसमें बता रहा है कि जो बाल विकास के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या मानव के गर्भावस्था से लेकर युवा अवस्था तक के सभी व्यवहारों की समस्याएं संबंधित हैं। मतलब इसमें कहने का तात्पर्य है कि एक बालक के विकास में गर्भावस्था से लेकर के युवावस्था तक के सभी व्यवहारों की समस्याओं इसमें संबंधित हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न में बात करेंगे। बाल विकास के कोई 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो जो बाल विकास के जो 4 क्षेत्र हैं उसको देख लेते हैं। पहला कौन सा है, बालक और वातावरण। ठीक है, जो पहला है बालक और वातावरण। दूसरी क्या है, मानसिक प्रक्रियाएं। तीसरी आपकी क्या है, बालक बालिकाओं का मापन। और चौथा क्या है, समायोजन संबंधी समस्याएं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या पूछा है, बालक के विकास की गति की कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, जो बालक का विकास है उसको दोस्तों कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, तो दोस्तों इसको कितने अवस्थाओं में, मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो पहला आपका है शैशवावस्था। ठीक है, जन्म से 5 वर्ष कहें कि आपको देगा 0 से 5 वर्ष। दूसरा आपका बाल्यावस्था, इसका जो काल होता है आपको कहीं कहीं 6 से 12 मिलेगा। ठीक है, और कहीं कहीं आपको 5 से 12 मिलेगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न, सॉरी दोस्तों, जो तीसरा है वो है किशोरावस्था। इसको दोस्तों 12 से 18 बोल सकते हैं या 13 से भी 18। ठीक है, और दोस्तों इस अवस्था को टीन एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। तो दोस्तों एक बालक की जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वह शैशवावस्था। ठीक है, इस समय दोस्तों बालक बहुत ही तीव्र गति से सीखता है शैशवावस्था में कोई भी चीज़। प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, बालावस्था कब से कब तक होती है। तो दोस्तों वो बालावस्था की अवधि 5 से 12 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। अगले प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसी में दे दिया है, जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को माना जाता है। तो जीवन का जो सबसे कठिन काल है वह किशोरावस्था को माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये उथल पुथल का काल भी है। इसमें समस्याएं एक बालक को हमेशा बनी रहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शैशवावस्था कब से प्रारंभ होती है। तो वो जन्म से 5 वर्ष तक।
अगले प्रश्न बात करेंगे, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों जो टर्मन मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने ये परिभाषा दिया था। अब नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे, इसमें क्या पूछा है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र। तो दोस्तों जो आपका बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है वह मानसिक आयु, ठीक है, सबसे आगे क्या होगा, मानसिक आयु बटे के वास्तविक आयु, और गुणते कितना होगा दोस्तों, 100, ठीक है। ये आपका बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो दोस्तों जो प्रखर बुद्धि का होता है, जो प्रतिभाशाली बुद्धि होता है बालक का, वो 140 से ऊपर का होता है, ठीक है। अगर जिसकी बुद्धि लब्धि 140 प्लस होगी, 140 से ऊपर होगी, तो वो प्रतिभाशाली बालक में आएगा। अब अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है कि सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जो सामान्य बालक हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि है आपकी 90 से 110 के बीच होती है, मतलब कि 90 से लेके कहीं कहीं 109 भी दिया होता है। प्रश्न नेक्स्ट, अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो अल्प बुद्धि के बालक होते हैं उनमें कितनी होती है? 50 से 70 के मध्य, मतलब इन 50 और 70 के बीच की होती है। अगले प्रश्न देख लेते हैं, मूर्ख बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो एकदम मूर्ख होते हैं तो वह 20 या 25 से, ठीक है, मान लो 20 या 25 से कितना होगा, 50 के मध्य, मतलब मान लीजिए आपको 25 से 50 के मध्य हो सकता है। अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे, इसमें एक प्रश्न दिया कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु कितनी दोस्तों है? 16 वर्ष। तो चलिए दोस्तों इसको लिख लेते हैं, मानसिक आयु, ठीक है, 16 वर्ष, ठीक है। और क्या दिया है? वास्तविक आयु कितना दिया दोस्तों? 10 वर्ष, ठीक है। और इसमें क्या पूछा, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है वो क्या होता है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटे कितना होता है दोस्तों? वास्तविक आयु, ठीक है, गुणते 100 होता है। तो दोस्तों इसी पे चलिए हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मानसिक आयु दोस्तों कितना दिया? 16 दिया है, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। बटे के आपका वास्तविक आयु कितना दिया है? 10 दिया है, ठीक है, और गुणते 100। तो देखिए दोस्तों ये 10 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, और 16 का गुणा 10 में करेंगे तो आपका कितना आएगा? 160 आएगा। तो दोस्तों जो प्रश्न पूछा है कि उस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो दोस्तों वो 107 होगी, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न में बात करेंगे, इसमें क्या पूछा है, बुद्धि परीक्षण कि मुख्यतः किन दो वर्गों में विभक्त किया जाता है? जो बुद्धि परीक्षण है मुख्यतः किन दो वर्गों में विभक्त किया जाता है? तो उत्तर देख लेते हैं। पहला है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। जो बुद्धि परीक्षण दो ही प्रकार में विभक्त करते हैं, ठीक है, पहला वैयक्तिक, दूसरा सामूहिक। स्टैनफोर्ड बिने स्केल किस प्रकार की बुद्धि परीक्षण है? ठीक है, जो कौन सा दोस्तों? स्टैनफोर्ड जो बिने स्केल है वो किस प्रकार की है? तो दोस्तों ये एक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या पूछा है, किसी एक सामूहिक भाषात्मक परीक्षण का नाम बताइए। तो दोस्तों वो कौन सी है? वो आर्मी अल्फा टेस्ट है। यह एक दोस्तों क्या है? सामूहिक भाषात्मक परीक्षण का नाम है। अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे, किस अवस्था में बच्चा अधिक क्या होता है? कल्पनाशील होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि किस अवस्था में बच्चा क्या होता है? कल्पना करता है, मतलब कल्पनाशील होता है। तो दोस्तों वो शैशवा अवस्था में बच्चा अधिक कल्पनाशील होता है। कौन सी अवस्था में? जो 0 से 5 की अवस्था, शैशव अवस्था, इस अवस्था में बालक एकदम कल्पनाशील होता है। अब इस प्रश्न में देख लेते हैं, किस अवस्था का बालक समूह में रहना अधिक पसंद करता है? तो इसमें पूछ रहा कि किस अवस्था के जो बालक हैं जो समूह बनाकर मतलब एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा होगा? वो किशोरावस्था होगा, ठीक है। ये बहुत ही किसी भी बालक के जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट काल है, जो कौन सा? किशोरावस्था। प्रश्न में देख लेते हैं, किस अवस्था को जटिल अवस्था कहा गया है? तो दोस्तों जो किशोरावस्था है वो जीवन का सबसे जटिल अवस्था है, ठीक है, इसी को कहा गया है, किसको? किशोरावस्था को जीवन का सबसे जटिल काल। अब अगले प्रश्न देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है कि संवेद पेशी अवस्था को पियाजे ने
कितनी उप अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, जो पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, तो उसमें से एक अवस्था कौन सी है, वह संवेद पेशी अवस्था है। तो इसको दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है, यह 6 उप भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न में देखेंगे कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाएं कौन सी हैं। तो देख लेते हैं, पहला कौन सा है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में इसमें देखेंगे पहला कौन सा, वह संवेद पेशी अवस्था है। ठीक है, दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और चौथा कौन सा है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। मुख्य रूप से जो जिन पियाजे के हैं वो 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, ये हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आपके आने वाले यूपी टेट सुपर टेट में भी ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना है। अगले प्रश्न में बात करेंगे 7 से 11 वर्ष की अवस्था को किस नाम से पुकारते हैं। जो 7 से 8 वर्ष की अवस्था है जिन पियाजे की, उसको दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सा अवस्था है, वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष का होता है। अब अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे संवेग के मुख्य प्रकार बताइए। ठीक है, तो दोस्तों जो संवेग के मुख्य प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, पहला कौन सा होता है, क्रोध होता है। ठीक है, पहला कौन सा, क्रोध, दूसरा भय होता है। ठीक है, और तीसरा को क्या क्या होता है, प्रेम होता है। तो ये तीनों होते हैं, क्रोध भी होता है, भय भी होता है, प्रेम भी होता है। ये तीनों संवेग मुख्य रूप से हैं। अब अगले प्रश्न में बात करेंगे बालक का समायोजन किस आयु में अच्छा होता है। ठीक है, मतलब बालक किस आयु में एक दूसरे से समायोजन कर लेता है। ठीक है, तो वो दोस्तों 5 वर्ष की जो आयु में बच्चे का समायोजन अच्छा होता है। ठीक है, जब वो प्रारंभिक अवस्था में विद्यालय जाने के वक्त, उस समय दोस्तों उसके जो समायोजन की आयु होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि उस समय तक वो बालक घर से दूर अपने विद्यालय में प्रवेश ले लेता है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले प्रश्न में पूछेंगे, दोस्तों देखेंगे भाषा विकास का कोई एक दोष बताइए। ठीक है, जो भाषा के विकास में क्या एक दोष उत्पन्न है, तो दोस्तों वो ध्वनि दोष है। ठीक है, अगर दोस्तों ध्वनि दोष रहेगा तो वो चीज़ें कोई भी टीचर अगर बालक को बता रहा है तो वो चीज़ें वो अच्छे से समझ नहीं पाएगा, अगर उस टीचर के अंदर अगर ध्वनि दोष रहा। तो इसलिए दोस्तों जो भाषा के विकास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दोष कौन सा है, वो दोस्तों ध्वनि दोष है। अब अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे भाषा किसके द्वारा सीखी जा सकती है। तो भाषा दोस्तों अनुकरण से सीखी जाती है। ठीक, कोई भाषा आप जब तक अनुकरण नहीं करेंगे तब तक आप उसको सीख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका अनुकरण करना। ठीक है, किसी भाषा को आप अनुकरण करके सीख सकते हैं। अब अगले प्रश्न में क्या पूछा है कि जन्म के समय शिशु क्या प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, जब बालक का जन्म होता है तो उस समय शिशु की प्रतिक्रिया क्या होती है। तो नॉर्मल सी दोस्तों बात है कि शिशु क्या करता है, जब वो जन्म लेता है वो तुरंत क्या करता है, रोता है, मतलब कि वो क्रंदन करता है। जन्म के समय बालक रोता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न देखेंगे 2 वर्ष के बालक को शब्दों का कितना ज्ञान होता है। तो जो 2 वर्ष का बालक है उसको लगभग में 212 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न में देखेंगे अंग्रेजी के पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण क्या है। तो जो पर्सनालिटी है उसका हिंदी रूपांतरण व्यक्तित्व। ठीक है, हर एक व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है। तो अगले प्रश्न यूनानी भाषा के परसेना का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, जो यूनानी भाषा में जो परसेना पूछा है इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नकाब। जिसका दोस्तों परसेना का शाब्दिक अर्थ होता है नकाब। अब अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, व्यक्तित्व की संक्षिप्त परिभाषा लिखिए। ठीक है, व्यक्तित्व की, तो इसमें एक रैक्स है जो मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार हम लोग देखेंगे कि व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है। व्यक्तित्व समाज द्वारा, ठीक है, क्या दोस्तों, जो व्यक्तित्व है वह समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। रैक्स महोदय बोलते हैं कि जो व्यक्तित्व है किसी भी व्यक्ति का वो समाज द्वारा जो मान्य है तथा अमान्य है उन गुणों का ये संगठन है। अब हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, व्यक्तित्व को मुख्य तौर पर कितने भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों देख लेते हैं इसका उत्तर। तो मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने व्यक्तित्व को
दो भागों में, ठीक है। कहेंगे दोस्तों आपको तीन भी मिलेगा। पहला है अंतर्मुखी, ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, दूसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, और जो आपका तीसरा होता है कौन सा, वह है उभयमुखी होता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका अंतर्मुखी है और बहिर्मुखी, इन दोनों का जो गुण है, जो मिश्रित है, उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं उभयमुखी, ठीक है। अंतर्मुखी में दोस्तों कौन कौन से आते हैं, ठीक है, वो एक लेखक आते हैं, ठीक है। लेकिन बहिर्मुखी में क्या होता है, एक वक्ता आते हैं, ठीक है, जो बोलने में एक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताइए, ठीक है। जो शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व को तीन भागों में, ठीक है, कितने दोस्तों, तीन भागों में विभक्त किया गया है शरीर के रचना के आधार पर व्यक्तित्व को। तो पहला है शक्तिहीन, कौन सा है दोस्तों, शक्तिहीन है। दूसरा है खिलाड़ी, ठीक है। तीसरा है नाटा। इसलिए दोस्तों जो शरीर की रचना के आधार पर तीन होते हैं, शक्तिहीन हो गया पहला, दूसरा खिलाड़ी हो गया, और तीसरा नाटा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है, व्यक्तित्व मापन की विधियां बताइए। जो व्यक्तित्व है इसकी मापन की विधि पूछ रहा है। इसमें तो दोस्तों ये मुख्य रूप से तीन विधियां होती हैं। किसकी दोस्तों, व्यक्तित्व जो मापन है उसकी तीन विधियां होती हैं। तो पहला कौन सी विधि है, तो ये पहला आत्मनिष्ठ विधि, ठीक है, कौन सा दोस्तों, आत्मनिष्ठ विधि। दूसरा है वस्तुनिष्ठ, कौन सी, वस्तुनिष्ठ विधि। तीसरा आपका कौन सा है, प्रक्षेपण विधि, ठीक है, तीसरा आपका प्रक्षेपण विधि है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या पूछा है, समायोजन का अर्थ क्या है, ठीक है, या समायोजन का जो अर्थ है उसके बारे में पूछा है। तो समायोजन के बारे में हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। जब व्यक्ति गतिशीलता का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्मपुष्टि के लिए करता है, मतलब इसमें साफ साफ ये व्यक्त कर रहा है कि एक व्यक्ति क्या करता है, जब गतिशीलता का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्मपुष्टि के लिए करता है, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, समायोजन। मतलब एक व्यक्ति क्या करता है, गतिशीलता का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और आत्मपुष्टि करता है, तो दोस्तों उसी क्या बोलते हैं, समायोजन। अब हम लोग अगले प्रश्न में देखेंगे समायोजन का अर्थ क्या है। तो दोस्तों ये प्रश्न तो हो गया है, फिर से इसमें रिपीट हो गया, तो आप लोग नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे। इसमें क्या पूछा है कि बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की दो विधियां, ठीक है। इसमें क्या पूछा है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान की जो दो विधियां हैं, पहला कौन से, व्यक्तिगत निदान विधि, मतलब कि व्यक्तिगत सिर्फ पर्सनल एक ही व्यक्ति एक ही बालक की बात कर रहा है, और दूसरा कौन सा है, मनोविश्लेषण विधि, ठीक है। और मनोविश्लेषण विधि के जो जन्मदाता है वो सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। किसको दोस्तों, सिगमंड फ्रायड। ये यूपी टेट में 3 से 4 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न में से। इसमें दोस्तों क्या पूछा है, बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता किस कारण है, ठीक है। जो बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता है वह किस कारण है, तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज शिक्षा क्या है दोस्तों, बाल केंद्रित है, ठीक है। जो वर्तमान समय की शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित है, ठीक है। और जो इससे पहले की शिक्षा क्या थी, वह एक टीचर मतलब एक शिक्षक केंद्रित थी। लेकिन आज सबसे ज़्यादा एक बालक को सर्वोपरि माना गया है, मतलब एक बालक ही शिक्षा का केंद्र है। वर्तमान में बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, ठीक है। इसमें साफ साफ बता रहा है कि वर्तमान समय में क्या है, बालक को ही केंद्र मानकर शिक्षा प्रदान की जाती है। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक बालक का सर्वांगीण विकास कर सकता है, मतलब कि इस विधि से, ये जो बाल मनोविज्ञान, इसी की सहायता से एक टीचर एक शिक्षक क्या कर सकता है, बालक का सर्वांगीण विकास कर सकता है। अब हम लोग अगले प्रश्न में देखेंगे। इसमें साफ साफ प्रश्न ये पूछ रहा है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक, ठीक है। एक बालक का जो मानसिक विकास है तो वो किस प्रकार प्रभावित हो सकता है, तो दोस्तों वो मुख्य रूप से कितना दो प्रकार से प्रभावित हो सकता है। पहला उसका वंशानुक्रम, ठीक है। अगर उसके वंशानुक्रम में, ठीक है, उसके पूर्वज में अगर किसी को ये समस्या रही होगी तो उसके अंदर ये समस्या आ सकती है, ठीक है। अब सेकेंड है कौन सा, बालक का भोजन। अगर दोस्तों जो बालक का भोजन वो प्रोटीन युक्त नहीं रहा तो उसके अंदर ये समस्या आ सकती है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि बालक को प्रोटीन युक्त भोजन प्रदान करना चाहिए। अब अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। इसमें साफ साफ पूछ रहा है कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों, वो जीन पियाजे हैं,
जो संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक अगर पूछ लिया जाए तो कौन से दोस्तों, वो जीन पियाजे हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जीन पियाजे से रिलेटेड 1-2 प्रश्न आते रहते हैं। यूपी टेट में भी और सुपर टेट में भी ये सब प्रश्न पूछ चुका है एक बार। सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जो सामाजिक विकास, देखिए आपका संज्ञानात्मक विकास तो जीन पियाजे हो गए, अगर सामाजिक विकास की बात कर लिया जाए तो कौन से है? योगाष्टकी है, ठीक है। ये भी बहुत ही फेमस है, इनके बारे में भी सी टेट में अक्सर 2 से 3 प्रश्न एक ही एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या पूछा है? नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों जो नैतिक विकास है इसके जो सिद्धांत के प्रतिपादक कौन दोस्तों, वह कोहलबर्ग है, ठीक है। अब अगले प्रश्न देखेंगे, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो दोस्तों जो थॉर्नडाइक है इन्होंने 3 प्रकार बुद्धि के, सॉरी दोस्तों, इन्होंने बुद्धि के क्या बताया? 3 प्रकार बताए, ठीक। अगले प्रश्न दोस्तों हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है? समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों वो समूह जो कारक है इस सिद्धांत के प्रतिपादक दोस्तों कौन है? थर्स्टन है। थर्स्टन जो है वही है किसके दोस्तों? समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट प्रश्न, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? तो डिसलेक्सिया का संबंध किससे दोस्तों? पठन विकार से, ठीक है। पढ़ने में जिसको कठिनाई होती है वही डिसलेक्सिया का शिकार है, ठीक है, मतलब इससे संबंध है। अब अगले प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या है? बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, तो जो बहुकारक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, ठीक है। अब अगले प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या पूछा है? योगाष्टकी के मतानुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य किस अवस्था में होते हैं? ठीक है, किसके अनुसार? एक जो मनोवैज्ञानिक हैं योगाष्टकी हैं इनके अनुसार पूछ रहा है। तो दोस्तों इनके अनुसार क्या पूछ रहा है कि बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य किस अवस्था में रहते हैं? तो जो बच्चे हैं वो किशोरावस्था में अपने साथी के साथ क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। अब अगले प्रश्न देखेंगे, अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जो अनुबंधन का सिद्धांत है जो पावलोव ने दिया था किसके ऊपर दोस्तों? कुत्ते के ऊपर, ठीक है। अब अगले प्रश्न बात करेंगे, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों एक कॉलर है, इन्होंने एक चिंपैंजी नामक जो वनमानुष था उस पर दोस्तों इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, कौन सा? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखेंगे प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो दोस्तों जो प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो थॉर्नडाइक ने दिया था। किस पे दोस्तों इन्होंने किया था अपना सिद्धांत? एक बिल्ली पे किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों कौन है? वो है B.F. स्किनर। इन्होंने किस पे दोस्तों किया था? चूहे पर भी किया था। ये कौन सा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और इनका एक और भी ये एक और किए थे, किस पे? कबूतर पे किए थे। अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रबलन का सिद्धांत किसका है? तो दोस्तों जो प्रबलन का सिद्धांत वो क्लार्क हल पे इन्होंने एक बच्ची पे किया था, एक गुड़िया पे किया था, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, समीपता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों वो कौन है? गुथरी हैं। यह दोस्तों यूपी टेट 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था, 16 में शायद। अगले प्रश्न बात करेंगे, इसमें क्या पूछा है? बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? जो बुद्धि परीक्षण एक बालक का होता है उससे आप क्या समझ सकते हैं या क्या समझते हैं? तो जो बुद्धि का मापन ही बुद्धि परीक्षण कहलाता है। एक बालक की बुद्धि क्या है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, IQ क्या है उसकी, उसी को टेस्ट को मापने के लिए दोस्तों बुद्धि परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे, वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ, ठीक है। एक वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ स्पष्ट करें। जो वैयक्तिक भिन्नता है वो क्या है? मतलब कि दो बालक एक दूसरे से भिन्न हैं तो क्यों है, इसमें ये पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं, मतलब इसमें कह रहा है कि जो दो बालक है, ठीक है, विभिन्न समानताएं, मतलब उनके अंदर समानताएं बहुत हैं लेकिन रखते हुए फिर भी वो आपस में क्या करते हैं? भिन्न, मतलब एक दूसरे से एकदम अलग व्यवहार करते हैं। इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, वैयक्तिक
भिन्नता के 3 प्रभावी कारकों का नामोल्लेख कीजिए। ठीक है, जो व्यक्तिक भिन्नता है इसकी जो 3 कारक पूछ रहे हैं। तो पहला क्या है, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम भी क्या है, व्यक्तिक भिन्नता का एक कारण है, क्योंकि ये अपने पूर्वजों से ही इसको कुछ न कुछ प्राप्त होता है। देखिए, ठीक है, शारीरिक बनावट में, इसीलिए वो व्यक्तिक भिन्नता के प्रभावी कारक हैं। दूसरा आपका इन्वायरमेंट, जो आपका वातावरण है। तीसरा जाति, प्रजाति व देश। ठीक है, अब अगले प्रश्न बात करेंगे, इसमें क्या पूछा है, कल्पना किसे कहते हैं, कल्पना। ठीक है, कल्पना वह शक्ति है, क्या है दोस्तों, कल्पना वह शक्ति है, ठीक है, जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं का नए आकार में प्रयोग करते हैं। कल्पना वह एक शक्ति है, ठीक है, जिसके द्वारा हम अपने क्या करते हैं, प्रतिभाओं का नए आकार से प्रयोग करते हैं। आपके अंदर जो प्रतिभा है उसके एक नया रूप देते हैं, नए आकार से उसका प्रयोग करते हैं, किसके द्वारा, कल्पना के द्वारा। तो आप नेक्स्ट प्रश्न में पूछ भी लिया कि कल्पना की परिभाषा बता दीजिए या ज्ञात कीजिए, या परिभाषा जो भी हो, प्रश्न पूछा है, उत्तर देख लेते हैं। मैकडूगल के शब्दों में, जो मैकडूगल महोदय हैं उनके शब्दों में, ठीक है, कल्पना क्या है, दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। ठीक है, मैकडूगल ने कल्पना के ऊपर बहुत ही अच्छा व्याख्या दिया है। उसको आप मेरे इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूँ कल्पना के ऊपर, उस वीडियो को आपको जाके इन तक देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे। प्रश्न पूछ रहे कल्पना किस प्रकार की प्रक्रिया है। इसमें क्या पूछ रहा है, कल्पना किस प्रकार की है। दोस्तों एक मानसिक प्रक्रिया, क्योंकि दोस्तों जब तक आप मानसिक प्रक्रिया के अनुसार जब तक कुछ चीज़ सोचेंगे नहीं तब तक कल्पना आपका होगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करेंगे, कल्पना के प्रमुख प्रकार बताइए। तो पहला क्या है, सृजनात्मक कल्पना। सृजन करना मतलब कोई एक नया चीज़ करना, ठीक है, एक नवीन चीज़ करना। दूसरा क्या है, आदानात्मक कल्पना। तीसरा आपका कार्य साधक कल्पना। चौथा आपका रसात्मक कल्पना, जिसमें दोस्तों आपके मनोरंजन से संबंधित आएंगे। अब अगले प्रश्न बात करेंगे, चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो दोस्तों चिंतन क्या है, एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया। ठीक है, चिंतन के द्वारा आप एक क्या कर सकते हैं, उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अब चिंतन की परिभाषा, तो चिंतन की परिभाषा किसके अनुसार हम लोग देखेंगे दोस्तों, गाइडेट के अनुसार। चिंतन क्या है, एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार है। चिंतन क्या है, चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है, जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, विचारों, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि चिंतन एक प्रकार का क्या है, अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है, जिसमें क्या सामान्य रूप से प्रतीकों, विचारों तथा प्रत्ययों का प्रयोग होता है। अब अगले हम लोग प्रश्न में देख लेते हैं, चिंतन के प्रकारों का नामोल्लेख कीजिए। इसमें पूछा जो चिंतन है उसके जो प्रकार हैं उसके बारे में बता दीजिए। तो चलिए हम लोग बता लेते हैं चिंतन के प्रकार। पहला कौन सा है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। दूसरा है कल्पनात्मक चिंतन। तीसरा है कौन सा है, प्रत्ययात्मक चिंतन। और चौथा क्या आपका, तार्किक चिंतन। ठीक है, तार्किक चिंतन किसमें होता है, वो गणितीय या वो गणित के सवालों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, तर्क के प्रकार बताइए। तो पहला कौन सा है, आगमन तर्क। दूसरा है निगमन तर्क। तर्क के 2 प्रकार, आगमन, दूसरा निगमन। नेक्स्ट, निगमन तर्क से आप क्या समझते हैं, इसमें पूछ भी लिया निगमन तर्क के बारे में। तो इस तर्क में क्या होता है, व्यक्ति दूसरों के अनुभव, ठीक है, एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षा करता है। इसमें एक व्यक्ति जो दूसरे के अनुभव होते हैं उसके अनुसार उसके व्यवहार और उसके सिद्धांत का खुद वो प्रयोग करता है और परीक्षा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा, तर्क विकास की विधियां लिखिए, बताइए। ठीक है, तो पहला कौन सा है, दृढ़ निश्चय। दूसरा कौन सा, स्वाभाविकता का विकास। तीसरा है क्रमागत ज्ञान। चौथा क्या है, सूझ शक्ति का प्रयोग। ये तर्क विकास की विधियां हैं। अब अगले प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या पूछा है, वंशानुक्रम का क्या अर्थ है। ठीक है, वंशानुक्रम पूछ रहा है, इसका अर्थ क्या है। तो वंशानुक्रम क्या होता है, माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाली गुणों का नाम है। ठीक है, वंशानुक्रम क्या है, एक माता पिता से जो संतान को प्राप्त होता है जो उसके गुण होते हैं।
माता पिता या उसके जो पूर्वज के गुण होते हैं वही आपका वंशानुक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम बताइए। तो पहला कौन सा है, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा है समानता का नियम। दूसरा कौन सा है, समानता का नियम। तीसरा क्या है, विभिन्नता का नियम। और चौथा क्या आपका दोस्तों, प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, चौथा आपका प्रत्यागमन का नियम। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे मेरा ख़त्म होता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जब आएगा मेरा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जो भी जितने भी ग्रुप हैं इसमें उसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।